वैसे तो सुधा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास पैसे और प्रॉपर्टी सब कुछ था, लेकिन वो परेशान थी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू के बुरे बर्ताव से। ऐसे ही रात को विमलेश और उसकी पत्नी ज्योति दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। देखो, मुझे नहीं पता तुम कैसे भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आओ। उन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। अरे मैं शादी करके इसलिए थोड़ी इस घर में आई हूं कि दिन रात तुम्हारी माँ की सेवा करती रहूं। ज्योति, बात को समझने की कोशिश करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम में नहीं भेजूंगा। मेरी माँ की जगह अगर तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजती? मेरी माँ को अपनी माँ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। मेरी माँ तुम्हारी माँ की तरह बीमार नहीं रहती। अरे अब तो तुम्हारी माँ के शरीर से बदबू आती है, पता नहीं कब भगवान जी उन्हें अपने पास बुलाएंगे। खबरदार, आज के बाद अगर मेरी माँ के बारे में ऐसे उल्टे शब्द निकाले तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूं। तभी वहां सुधा आती है और कहती है, विमलेश बेटा, ये सब क्या है? तूने बहू के ऊपर हाथ क्यों उठाया? अरे बहू तो हमारे घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी का ऐसा अपमान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे माँ, ये लक्ष्मी नहीं, ये कुलक्षणी है। जब से हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में आए दिन कलेश हो रहा है। कभी कभी तो दिल करता है कि ये घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला जाऊं। अरे रहने दो, मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। अरे बहू, तू परेशान मत हो। अगर तू यही चाहती है कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चली जाऊं तो यही सही। ज्योति आए दिन सुधा को लेकर कलेश किया करती थी, क्योंकि वो अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बेचारी सुधा परेशान होकर अपने घर से बाहर चली जाती है। चलते चलते सुधा को एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। सुधा पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, तुम मुझे उठा क्यों नहीं लेता? ये बुढ़ापा किसी श्राप से कम नहीं होता। समझ में नहीं आता दोष किसको दूं, अपने आप को, अपनी बहू को या अपनी किस्मत को। मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। 2 दिन से बहू ने मुझे खाना भी नहीं दिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुधा बहुत भूखी थी। उसकी बहू ज्योति उसे खाना खाने को नहीं देती थी। तभी खूब सारा जामुन सुधा के आगे प्रकट हो जाता है। जामुन देखकर सुधा हैरान हो जाती है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं, लेकिन हर सवाल को नजरअंदाज करते हुए सुधा जामुन खाने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर में सुधा की आंख भी लग जाती है। रात भर सुधा उसी जामुन के पेड़ के नीचे सो जाती है। अगली सुबह विमलेश अपनी माँ को ढूंढता हुआ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम यहां क्या कर रही हो? चुपचाप घर चलो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे किसी को छोड़ना ही पड़ा तो मैं ज्योति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुझे तो पता ही है कि अभी तेरी नई नई शादी हुई है। हो सकता है कि अभी बहू मुझे समझ नहीं पा रही है। शायद इसी वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। बाकी तू चिंता मत कर, एक दिन सब सही होगा। विमलेश जैसे तैसे अपनी माँ को मनाकर घर ले जाता है। ऐसे ही एक दिन सुधा रसोई में जाकर अपने लिए चाय बना रही थी। तभी ज्योति वहां आती है और कहती है, ओ बुढ़िया, यहाँ मुफ्त की चाय नहीं मिलेगी तुम्हें। मेरा पति सारा दिन ऑफिस का काम संभालता है और एक तुम यहाँ बैठे बैठे कभी चाय तो कभी कॉफी तो कभी शाही पनीर तो कभी कुछ। बहू, तू ये कैसे भूल रही है कि तेरा पति जो ऑफिस का काम संभाल रहा है वो ऑफिस मेरे ही पति का था। मेरे पति के जाने के बाद तेरे पति ने सारा काम संभाला है, लेकिन उस ऑफिस के कर्ता धर्ता तो मेरे पति ही थे। अरे तो अपने कर्ता धर्ता को वापस बुला लो ना। मेरे पति अपने लिए कोई दूसरा काम देख लेंगे। अगर इतनी हिम्मत है तो अपना काम खुद देखो। देख बहू, मुझे बेकार में इस घर में कलेश नहीं करना है। रोज रोज की चिक चिकबाजी से मैं परेशान हो चुकी हूं। अगर सच में परेशान हो तो ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो? भगवान के लिए ये सारी प्रॉपर्टी हम दोनों पति पत्नी के नाम करो और यहां से हमेशा के लिए चली जाओ। तू बिल्कुल सही कह रही है। ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम दोनों के नाम करके हमेशा हमेशा के लिए यहां से चली जाती हूं। फिर तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हंसी खुशी रहना। हंसी खुशी तो तब रहूंगी ना जब तुम मुझे हंसी खुशी रहने दोगी। चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला थक चुका है। कब से कह रही हूं कि तुम यहां से चली जाओ और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, पर तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। इसी तरह से आए दिन ज्योति अपनी सास को परेशान किया करती थी और इन्हीं सब की वजह से
सुधा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। सुधा बहुत बीमार रहने लगती है, इसलिए वो एक दिन वकील को अपने घर पर बुला लेती है और अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत बनवा लेती है। ऐसे ही एक दिन सुधा अपने बेटे विमलेश और शादीशुदा बेटी नीतू को उसके ससुराल से अपने यहाँ बुला लेती है और उन दोनों को प्रॉपर्टी के पेपर देते हुए कहती है, बच्चों, मुझे नहीं पता कि मेरा कब बुलावा आ जाए और मैं भगवान को हमेशा हमेशा के लिए प्यारी हो जाऊं। इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दी है। मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ मैंने तुम दोनों के नाम कर दिया है। माँ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहो। बेटा, भगवान ने अगर इस दुनिया में भेजा है तो एक दिन हमें वापस बुलाएगा भी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में से किसी में भी प्रॉपर्टी को लेकर कोई मनमुटाव रहे। इसीलिए मैंने अपनी सूझबूझ से अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दी है। प्रॉपर्टी के 2 हिस्से देखकर विमलेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो तुरंत कुछ नहीं कहता है। नीतू के जाने के बाद ज्योति विमलेश को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, देख लिया तुमने? पता चल गया तुम्हें कि आखिर तुम्हारी माँ कैसी है। अरे, बेटियों का कौन सा हिस्सा होता है माँ बाप की प्रॉपर्टी में? पर तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें यहां भी पराया कर दिया। अभी भी वक्त है, अपनी माँ को ले जाकर वृद्धाश्रम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें जितना बर्बाद करना था उतना बर्बाद कर दिया तुम्हारी माँ ने अब। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे ऐसा लगता था कि माँ मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन आज माँ ने प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए पराया कर दिया है। अब जब मैं पराया हो ही चुका हूं तो मैं माँ के बारे में क्यों सोचूं? मैं आज ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ता हूं। विमलेश गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है और कहता है, माँ, तुम्हें जितना रहना था इस घर में तुम रह चुकी। अब यहां से तुम वृद्धाश्रम चली जाओ। आज प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करके तुमने हमेशा हमेशा के लिए मुझे पराया कर दिया है। अब जब मैं पराया हो ही चुका हूं तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम यहां से जा सकती हो। अरे विमलेश, तू एक प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ से इस तरह से बात कर रहा है, और नीतू भी तो मेरी बेटी है ना। और वैसे भी जैसे एक माँ का फर्ज अपने बेटे के लिए होता है, वैसे ही बेटी के लिए भी तो होता है ना। माँ, प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करके ना आपने बहुत गलत किया है। आप मेरे दिल से उतर चुके हो। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अभी के अभी इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद सुधा का कलेजा ही फट जाता है। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब निकलने लगता है। बेचारी रोती बिलखती बीमारी की हालत में अपना घर तुरंत छोड़कर वहां से हमेशा के लिए निकल जाती है। रास्ते में सुधा को वही जामुन का पेड़ दिखाई देता है। सुधा फिर से इस जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, जैसी औलाद तूने मुझे दी है वैसी औलाद तू मेरे किसी दुश्मन को भी मत देना। लोग बेटा इसलिए पैदा करते हैं कि आगे जाकर वो हमारा सहारा बनेंगे, पर आजकल के बेटे अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं। सुधा के इतना बोलते ही वो जामुन का पेड़ सुधा से बोलता है, सुधा, तुम रो क्यों रही हो? इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, इंसान सब कुछ अपने कर्मों के हिसाब से ही करता है। इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो कल को तुम्हारे बहू बेटे के साथ भी होगा, क्योंकि वक्त आने पर सबको अपने किए की सजा मिलती है। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ, कौन हो तुम? मैं तुम्हारे सामने ही तो हूं। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी हो मैं वही पेड़ हूं, जादुई जामुन का पेड़। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारी परेशानी मैं अच्छे से समझ रहा हूं। जादुई जामुन के पेड़ की बातें सुनने के बाद सुधा बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और वो पेड़ को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। तभी जामुन का पेड़ सुधा से बोलता है, अरे मेरी मां, तुम रो मत। तुम्हें इस तरह से रोता हुआ देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आज मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आखिर कहाँ जाऊं मैं? मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना। मैं
एक जादुई जामुन का पेड़ हूं। रुको, मैं अभी तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। इतना बोलकर जादुई जामुन का पेड़ सुधा के लिए एक जामुन का सुंदर सा घर बना देता है। जामुन का घर काफी सुंदर था। उसे घर के अंदर बहुत सारी चीज जामुन की ही बनी हुई थी, जैसे जामुन का बेड, जामुन की टीवी, जामुन का सोफा। सुधा को अपना नया घर बहुत पसंद आता है। सुधा अपने नए घर में प्रवेश करती है। घर के अंदर का नजारा देखकर सुधा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर बहुत बड़ा था। सुधा अपने नए घर में हंसी खुशी रहने लगती है, तो वही जादुई जामुन का पेड़ हमेशा सुधा की मदद करता है और इस तरह से सुधा हंसी खुशी अपने जीवन में अकेले ही आगे बढ़ती है।